सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। इस क्लास में आपने देख रहे हैं कि फ्री 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 क्या फ्री है। आप लोगों को जिज्ञासा होगा तो आपको बताऊं, आप लोगों में से कई विद्यार्थियों ने मुझे अभी कमेंट किया है, एक दो दिन पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वह कह रहे हैं कि मेरे पास सर कोई संस्कृत का भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई ठीक से टीचर बता ही नहीं रहा है कैसे तैयार करना है, यानी कि आप सेल्फ स्टडी से कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ एक बात सत्य भी बताऊंगा जो सत्य है इसमें, और यहाँ मैं आपको सेल्फ स्टडी से कैसे करना है वह मैं बताने वाला हूँ, और बैच ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों के लिए डेमो क्लास। कुल मिलाकर के यह है कि जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ इसको केवल एकमात्र परिचय है कि मैं आगे आपको क्या कराने वाला हूँ, वही हेल्प कि आप कैसे स्वयं से तैयार करें। एक तो स्वयं से, दूसरा उन्हें कि सेल्फ स्टडी से तैयार करने की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम नोट्स बनाएं कि हमारा बेहतरीन नोट्स रहे, यानी कि मेरे जैसा नोट्स रहे। जैसे मैंने पिछले 1-1.5 साल में मेहनत करके जो बनाया है नोट्स, वैसे ही आप कैसे बना सकते हैं। मैंने कैसे बनाया है इतना बेहतर नोट्स। मेरे पास कई ऐसे विद्यार्थी आए हैं जो अन्य क्लास से भी आए हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरा नोट्स इतना बेस्ट बना है। तो आप कैसे बना सकते हैं मैं बताऊंगा। इस प्रकार के नोट्स से आपके पिछले 20 वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उससे पहले के भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपको 20 वर्ष से ज्यादा के नहीं करना है। 20 पर्याप्त है आपके लिए। 2001 से लेकर के आप अभी तक का करिएगा, 2022 तक इतना ही मैं करवाता हूं, इतना करें पर्याप्त है आपके लिए। अब देखिए यहाँ दूसरा ये वीडियो उनके लिए है जिनको मेरा बैच ज्वाइन करने के लिए, करने वाले विद्यार्थियों के लिए डेमो क्लास, यानी कि जिनको मेरा बैच ज्वाइन करना है उनके लिए यह डेमो क्लास है। मैं यहाँ एक क्लास या 2 क्लास नहीं दे रहा हूं कि जो आपके डेमो के लिए हो, मैं यहाँ बहुत सारी क्लासें आपको दे रहा हूं जो डेमो के लिए होंगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप पहले टीचर को अच्छे से परीक्षण करिए कि वो आपके पेपर निकलवाने लायक है या नहीं है। आप यह मत देखिए कि वो 50 साल का है या 2 साल का है। आपको तैयारी से मतलब होना चाहिए, और जिसको इससे मतलब है कि वो 50 साल का करवाए, 60 का करवाए, तो आप परंपरागत करिए। अब देखिए परंपरागत तो मैं ये बता रहा हूं कि जिनको मेरा बैच ज्वाइन करना है उनके लिए ये डेमो क्लासेस होंगी। एक क्लास नहीं है, बहुत सारी क्लासेस होंगी। क्या होंगी बताता हूं। सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए रणनीति बताऊंगा। इनमें ये दोनों मकसद एक साथ चलेंगे, क्योंकि मेरा एक ही चीज है, एक ही फंडा है। देखिए क्लास के लिए आपको मूड कैसे बनाया जा रहा है कि जो जिनको कोचिंग करवाते हैं उनके लिए दूसरा नोट्स देते हैं, और जिनको बेचते हैं उनके लिए दूसरा नोट्स देते हैं। इतना बड़ा खेल आपके साथ खेला जा रहा है, इसलिए मुझे ऐसा सब बनाना पड़ रहा है। खुल करके क्यों बोल रहा हूं, मेरे साथ स्वयं ऐसा किया गया है इसलिए, और मेरे पास कई विद्यार्थी ऐसे आ चुके हैं जिनके साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं इस प्रकार की बना रहा हूं वीडियो लेक्चर। चलिए अब देखिए, तो मैंने 2 बात बताया किनके लिए है। एक तो सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए, दूसरा उनके लिए है जिनको बैच ज्वाइन करना है, उस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए। अब मैं इसको मिटा दूंगा, यानी कि बैच ज्वाइन करने वाले भी इसको देखेंगे। उन्हें क्या लाभ होना चाहिए, क्योंकि बिना परीक्षण के यदि आप ज्वाइन करते हैं तब आपको समस्या हो सकती है। मेरा भी परीक्षण करिए, जीएस का भी करें, कुछ भी करें, परीक्षण करिएगा। क्या करना है आपको, मैं क्या करूंगा यहाँ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, यहाँ मैं आपको दूसरे पेपर की दूसरी यूनिट में ईशावास्योपनिषद लगा हुआ है, जिससे सामान्यतः कोई पढ़ाता नहीं है ढंग से, क्योंकि इसमें मंत्र हैं और मंत्र को पढ़ाना आसान नहीं होता है, पर श्लोकों को पढ़ाना आसान भी होता है। मंत्रों को पढ़ाना इसलिए आसान नहीं होता है क्योंकि वैदिक संस्कृत का अर्थ एकदम स्पष्ट निकालना थोड़ा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वह वेद के समय में पाणिनि जी का व्याकरण नहीं था, तो उस समय का जो व्याकरण था वह त्रुटि पूर्ण था, यानी कि उसमें त्रुटियां थी। अब ऐसा भी कहें कि त्रुटि नहीं थी या त्रुटि थी, क्योंकि जो था वही था, क्योंकि पाणिनि के अनुसार देखें तो त्रुटि थी और वैसे त्रुटि नहीं थी, तो दोनों ही हो सकता है, आप कह सकते हैं। अब इसको कठिन है। अब और यही दूसरे पेपर की 6वीं यूनिट में भी लगा है, यानी कि 2 जगह यह लगा है ईशावास्योपनिषद। इसका मैं आपको संपूर्ण अध्ययन एकदम फ्री कराने वाला हूं, और इसका एग्जाम्पल लेकर के, यानी कि इसके जो पिछले विगत 20 वर्षों के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको पढ़ा करके यही 20 वर्षों के क्वेश्चन सॉल्व करा के बता दूंगा कि कैसे मेरे पढ़ाने के बाद 20 वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप क्या करिएगा, कहीं भी जाइए, किसी और कोचिंग में किसी भी टॉपिक्स का एक नोट्स मांगिएगा,
और अच्छे से पढ़ करके देखिएगा, कम से कम 6, 7, 8 वीडियो देखिएगा। और ध्यान रखिएगा केवल व्याकरण यदि किसी ने पढ़ा रखा हो अपने चैनल पर और आप उसका ज्वाइन कर लें व्याकरण का देख करके केवल, तो फंस मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि एक कोचिंग जो सुप्रसिद्ध है आपकी, वो केवल 50-60 क्लासों में व्याकरण ही पढ़ाती है फर्स्ट पेपर में, और दूसरा पेपर एकदम हवा में उड़ा देती है, आपको पढ़ाते ही नहीं। ऐसे कई विद्यार्थी मेरे पास आ चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि व्याकरण ही केवल पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। व्याकरण मुक्त केवल 50 अंक का है, 450 अंक का और भी है, दर्शन इत्यादि, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे आगे और भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपको मालूम चला कि दूसरे पेपर की दूसरी यूनिट और द्वितीय पेपर का जो 6 यूनिट है, इसमें क्या है, ये ईसावास्य उपनिषद लगा हुआ है। इसका मैं एग्जांपल लूंगा और इसी के एक एक मंत्र को बताऊंगा। इसके विगत 20 वर्षों के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, इतना मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब देखिए पढ़ा किस प्रकार जाता है कि ईसावास्य उपनिषद है, कोई भी किसी ग्रंथ को लिखता है तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मैं इस वीडियो लेक्चर को बना रहा हूं तो मेरा भी कोई उद्देश्य है। प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदः पीना प्रवर्तते, कुमारल भट्ट कहते हैं बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करता है, तो पढ़ा लिखा कैसे करेगा। यानी कि मेरा भी है कि मेरा प्रचार प्रसार हो, मैं भी, मेरी आप देखें, यदि आपको ठीक लगता है तो मेरी हेल्प ले संस्कृत में, मेरी कोचिंग करें, मुझे भी अर्निंग हो। तो ये सब मेरा भी उद्देश्य है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भी है, आप देख रहे हैं, आपका भी उपकार हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्तव्य ठीक ढंग से हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसावास्य उपनिषद लिखा क्यों है? कुछ ना कुछ शिक्षा तो देता होगा। तो ईसावास्य उपनिषद क्या शिक्षा देता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और शिक्षा देता है तो ऐसा तो है नहीं किसी विषय में ही देगा, सामाजिक में ही देगा, आर्थिक में ही देगा, किसी ना किसी विषय में तो देगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस विषय में है। अब देखिए जो टीचर हो उसे क्या मालूम होना चाहिए? सामाजिक समस्या मालूम होना चाहिए, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षता, क्या होता है ये सब। अब ये मालूम होता नहीं है परंपरागत शिक्षकों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कृत पढ़ा है और संस्कृत में ये सब थोड़ी ना पढ़ेगा वो। इसके लिए तो सामाजिक न्याय और समाज पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीएस 1 में लगा हुआ है समाज, जीएस 2 में सामाजिक न्याय लगा हुआ है। जीएस का अध्ययन बेहतर करना चाहिए। क्या होती है शिक्षा, क्या होता है स्वास्थ्य, ये सब मालूम होगा तब तो वो बताएगा ना कि ईसावास्य उपनिषद क्या शिक्षा दे रहा है। आर्थिक आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक क्या बातें बता रहा है। क्या ईसावास्य उपनिषद से आज समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं, जैसे कि भेदभाव, जातिवाद, इसको दूर करने के लिए समत्व भाव यानी कि समानता की बात करता है ईसावास्य उपनिषद। तो क्या इस प्रकार का आपको कोई पढ़ना है? तो इस प्रकार का आपको पढ़ना है जो कि नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आर्थिक कैसे पढ़ना है, न केवल ईसावास्य उपनिषद के साथ, श्रीमद् भगवत गीता के साथ भी, सुंदरकांड के साथ भी, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के साथ भी, जो कि राजनीति का और मतलब विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संबंधों का, यूक्रेन रसिया बारे में क्या आपको निर्णय होना चाहिए आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग, तो ये सब आपको जानना होगा। और न केवल इन्हीं ग्रंथों में अन्य सभी, कालिदास, क्यों लिखा रघुवंश, क्या आवश्यकता है रघुवंश की, और लिखा तो बेहतर क्यों लिखा, और भारवी से भिन्न क्या लिखा। भारवी भी कवि है और कालिदास भी कवि है, माधवी कवि है और हर्ष भी कवि है। क्यों महाकवि कालिदास ही है, मालूम होना चाहिए आपको। एकदम नवाचार युक्त तो पढ़ना है, यहाँ इनोवेशन होना चाहिए आपकी पढ़ाई में। सामाजिक आर्थिक समस्याएं कैसे ईसावास्य उपनिषद से, गीता से या किसी अन्य ग्रंथ से हो रही हैं। आप कहेंगे केवल गप दे रही हैं। देखिए यहाँ मैं आपको पढ़ाने तो आया नहीं हूं, क्योंकि पढ़ाऊंगा मैं आपको, यह बता रहा हूं क्या दृष्टिकोण हो आपका तैयारी करने के प्रति। तो दृष्टिकोण आपको ध्यान रखना है। आर्थिक समस्या में आप देखते हैं क्या है, बेरोजगारी है, सामाजिक विकास की आर्थिक विकास की बात है, आर्थिक समृद्धि की बात है, समावेशी विकास की बात है, एसडीजी गोल की बात करते हैं जिसमें कई सारे हैं। तो इस प्रकार आर्थिक विकास को करने में हमारा क्या हो, ये कहता है सतत संधारणीय विकास हो, संसाधनों का सीमित उपयोग हो, त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए। गांधी के अपरिग्रह की परिकल्पना
गांधी के ट्रस्टीशिप की परिकल्पना, कर्मवाद की परिकल्पना, समानता का जो मूल सिद्धांत हमारे संविधान को टिका हुआ है, अंबेडकर साहब इसमें कहते हैं, समानता की बात करते हैं। तो वो कहां से वो अंबेडकर बने, गांधी कैसे बने? इन सब के पीछे क्या इस ईसावास उपनिषद का काम है? आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी में कहां ईसावास उपनिषद दिख सकता है? ब्रह्म का कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव एनर्जी क्या है, वैज्ञानिक भी पीछे लगे हुए हैं। क्या है विज्ञान? इसी प्रकार नीति शास्त्रीय शिक्षा क्या देता है, दार्शनिक शिक्षा यह क्या प्रदान करता है हम लोगों को। तो इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, नीति शास्त्रीय सभी प्रकार की शिक्षाएं देता है ईसावास उपनिषद। गांधी कहते हैं कि यदि ईसावास उपनिषद मात्र शेष रहे संस्कृत वाग्मय में, सिर्फ ईसावास उपनिषद एकमात्र शेष रहे संस्कृत वाग्मय में और संपूर्ण संस्कृत वाग्मय के ग्रंथ खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तब भी इस एकमात्र ईसावास उपनिषद से भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित या पुनर्खड़ा किया जा सकता है। तो इतना क्या है इसमें ऐसा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन आया कि इसमें कुछ ऐसा है जिसको गांधी का दृष्टिशिप निकला है, कर्मवाद निकला है, समन्वयवाद निकला है, मध्यम मार्ग जो आपके बौद्ध का है वो यहीं से निकला हुआ है। कैसे? क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में ईसावास्य उपनिषद की शिक्षाएं कैसे आई हैं, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो ईसावास्य उपनिषद से भगवत गीता में कहा जाता है। वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाणम, उपनिषद को प्रमाण मानने वाला वेदांत का ब्रह्म और ईसावास्य उपनिषद के ब्रह्म में क्या साम्यता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। गीता में जो आत्म तत्व की परिचर्चा है, जहां कहा गया देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, इस प्रकार का जो विचार आया, कैसे ईसावास्य उपनिषद से साम्यता रखता है। अरण्यानुरागो भक्ति, इस प्रकार ये भक्ति योग की बात है, ज्ञान योग की बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहां से ये सब बातें आई हुई हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ढंग से और बेहतर मार्ग पर हैं। इसके लिए किसी भी टीचर को, संस्कृत वाले को, जो आप यूपीएससी का संस्कृत सभी नहीं पढ़ा सकते हैं, ये है। और संस्कृत पढ़ाना परंपरागत है। यूपीएससी में यह है कि उसको भाई यूपीएससी को किसी भी चीज का उपयोग चाहिए। क्यों आपको यूपीएससी इतना सारा पढ़ाता है सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट की ज्ञान का आप प्रशासन में यूज कर पाएं और कोई समस्या समाधान कर पाएं। क्या बाढ़ आते समय आप हिस्ट्री चिल्लाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी, वो खिलजी, या फिर कुछ भी आप कहें, ये सब चिल्लाएंगे आप, समस्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा? नहीं, इस ज्ञान का उपयोग करके कोई समस्या समाधान करेंगे। यह यूपीएससी का मकसद है। आपको ज्ञान का यूज करना आना चाहिए। और ये ईसावास्य उपनिषद कैसे उपयोगी है, गीता कैसे उपयोगी है, किस प्रकार है, इस माइंड सेट से पढ़िए। सेल्फ स्टडी करना है, करिए, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो तैयार किया है, लगभग आपको बताऊं, मैंने 6 महीने कम से कम सेल्फ किया हुआ था। 6 महीने मैंने सेल्फ किया, इसके बाद मैंने एक सर का हेल्प लिया और 6 महीने उनसे कोचिंग किया। और कोचिंग करने के बाद इसके बाद कम से कम 7 महीने में मैंने नोट्स बनाया है, जो कि अभी भी बन गया है। अभी थोड़ा बहुत और, मतलब इस प्रकार की बन ही चुका है, केवल और भी हम उसको इंप्रूव करके बहुत अच्छा बना रहे हैं। बन तो पहले ही चुका है। तो अब देखिए, क्योंकि अब बैच पढ़ा चुके हैं, उनको भी नोट्स देना होता है मुझे। चलिए अब देखिए, 6, 12 और 7 आप समझ सकते हैं, इतना लगभग आपको टाइम लग जाएगा। लगा है कम से कम मुझे तब लगा है ये, जब मैं संस्कृत से एमए किया हूँ, आचार्य किया हूँ, व्याकरण आचार्य हूँ। तो ये सब करने के बाद इतना समय लगा। आप भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास यही एक मार्ग है, इस दृष्टिकोण से आप करिए। आपको क्या करना पड़ेगा और भी मैं बता देता हूं। यहां देखिए, आपको एक तो कम से कम 18 महीने मान के चल लेना चाहिए कि 18 महीने में आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं 230 और 240 लाए। यदि आपको 230 240 नंबर लाना है तो जो सब प्रसिद्ध कोचिंग है ज्वाइन कर लीजिए, आ जाएगा। रट जाइएगा, घोंट के पी जाइएगा, 230-40 आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको 230 और 240 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 310 प्लस, उसके लिए तो भाई मेहनत करना पड़ेगी ना, कंटेंट को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा ना, और उसके लिए एक समय लगेगा, क्योंकि सामान्य स्तर का तैयार करने में बहुत समय लगता है। तैयार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैंने पढ़ा दिया और आपने सुन लिया और मेरे नोट्स आपने ले लिए, बिल्कुल भी नहीं मतलब है।
आपको संपूर्ण कंटेंट जो मैं दे रहा हूं 1500 पेज का मेरा नोट्स है, जो भी मैं 1500 पेज का नोट्स दे रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए। यदि आपको 1500 पेज का मेरा नोट्स याद है कर लेते हैं आप, तब आप और उसका कम से कम 200 उत्तर लिख करके मुझे चेक करवा देते हैं, तभी आपसे मैं कहूंगा कि आप 310 प्लस ला पाएंगे। इस कारण को याद करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। हालांकि 1500 पेज के नोट्स को आप शॉर्ट बनाते हैं तो 200 पेज हो जाता है, 200 से 300 के बीच रहेगा आपका। यानी कि आपको क्या करना है कि इस 1500 पेज का जब मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं इसका भी शॉर्ट बनाना है आपको, क्योंकि मैं इस प्रकार का पढ़ाता हूं कि आपको बुक्स नहीं लेना पड़ेंगे। सब कुछ मैंने नोट्स में ही कर दिया है। पिछले 20 वर्ष के उत्तर हमें इसमें करने के लिए 100 जो 1500 का करना पड़ा। आपने मुनाल सर से आप लोग जानते होंगे, पढ़ते होंगे, आप उनका इकोनॉमी पढ़ने के लिए कितना पेज का 700-800 पेज का पीडीएफ पढ़ते हैं केवल प्रीलिम्स में 15 अंक के लिए। 15 से ज्यादा तो आते नहीं, एवरेज में बता रहा हूं, कभी आ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है। और मेंस में आप 120 ज्यादा से ज्यादा अंक के देखते हैं। इन दोनों को आप देखने के लिए 800 पेज पढ़ते हैं, तो आपको 500 नंबर लाने के लिए 1500 पेज नहीं पढ़ना पड़ेंगे क्या? बोलिए, पढ़ना पड़ेगा। दिव्यकीर्ति सर पढ़ाते हैं आपकी हिंदी साहित्य, आप उनका लेक्चर कितना होता है? बोलिए, 3 घंटे का एक लेक्चर होता है, 180 लेक्चर होता है। 3 घंटे का एक लेक्चर होता है, 180 लेक्चर होते हैं करीब, आप देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ 180 तो नहीं, कम से कम 80 लेक्चर और 3-3 घंटे के पढ़ना होते हैं। तो यही अंतर है हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में और किसी अन्य विकल्प में। इसीलिए सभी लोग लेते हैं, क्योंकि 80 लेक्चर में हो सकता है ही, लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा और आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जो सबके बस की बात है। नहीं कर सकते भाई। आईएएस को करने के लिए, इसका संस्कृत तैयार करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये करना पड़ेगा। दूसरा तो मैंने बता दिया, रणनीति में बताते जाऊंगा। इस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जो भी इस प्रकार का दृष्टिकोण है, इसको आपको याद रखना होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं कैसे बताते जा रहा हूं, वरना आप कहें सर आपने अलग से तो पढ़ाया नहीं कि ये अर्थशास्त्र है, ये राजनीति शास्त्र है। मैं पढ़ाते जाऊंगा, अर्थ भी बताते जाऊंगा और महत्व भी बताते जाऊंगा प्रत्येक चीज का। तो वहीं ये सभी चीजों को मैं बताते जाऊंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। वैसे भी आपको मेरी बातों से मालूम चल जाता होगा कि मैं जीएस जानता हूं या नहीं चलता है तो पढ़ाने से जरूर चल जाएगा। चलिए अब देखिए, अब क्या है, आपको मैं नोट्स बनाने का तरीका इसमें नहीं बता रहा हूं कि नोट्स कैसे बनाना है, यह मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको यह मालूम चल गया होगा कि कैसे संस्कृत साहित्य तैयार करेंगे, किस प्रकार हम बताएंगे आपको। जिनको ज्वाइन कराना है, पहले मैं बता रहा हूं, देखिए किसी भी टीचर को आप पहले तो क्या देखो कि उसको चारों जीएस का नॉलेज है या नहीं, जीएस का नॉलेज है या नहीं, चारों जीएस का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, जिनको भी कोचिंग ज्वाइन करना है, पैमाना में एक थोड़े में ही बता दे रहा हूं, उस टीचर को आपसे रेगुलर बात करे, वो आपसे रेगुलर बात कर सके, क्योंकि इस वैकल्पिक में ऐसा है कि आपको आंसर राइटिंग करने के लिए, चेक कराने के लिए जाए। हालांकि हर वैकल्पिक में ऐसा चाहिए, लेकिन प्रत्येक वैकल्पिक में ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेते हैं। संस्कृत में ऐसा संभव है, मेरे पास ज्यादा बच्चे होते भी नहीं है, तो से मैं रेगुलर समय दे पाता हूं, तो आपको कहीं भी रेगुलर। दूसरा, आप नोट्स देखें, पहले आप नोट्स परीक्षण करें, भाई नोट्स उनका क्या है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ये उसका नोट्स प्रदान करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, ज्वाइन करें। नोट्स मैं दूंगा इसका जो पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, मेरा 10-12 क्लासेस बैच का बचा है, तो अभी धीरे धीरे वीडियो आएगा और 15 जनवरी के बाद आपको मैं 30 जनवरी तक ये सब करा दूंगा और आपको समझा दूंगा कैसे करना है। यदि आप सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं 1 जून तक कर लीजिए, देख लीजिए आप कितना कर पाते हैं 1 जून तक। यदि नहीं बनता है आप पर 6 महीने में, वैसे भी 6 महीने में बनेगा नहीं वो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम है। फिर भी कुछ लोग कहेंगे मैं 3-4 महीने 6 महीने में कर लेता हूं, ठीक है, आप महान हैं, कर सकते हैं, तो आप 6 महीने में करिए। और यदि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी 6 महीने हैं, आप करिए। यदि नहीं कर पाते हैं तब आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको ज्वाइन करना है वो ये सब ध्यान रखिए, नोट्स में अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। रेगुलर आप मेरे से बात अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा सहायता करता हूं। चारों जीएसों का मैंने अच्छे से अध्ययन किया हुआ है,
पढ़ा हुआ है, मैं इसको जानता हूँ, समझता हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा जीएस नहीं चाहिए, सामान्य स्तर का भी आपको नॉलेज हो जीएस का तब भी चल जाएगा। लेकिन सामान्य का मतलब ये नहीं कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ करके आ गए, एक बार अच्छे तरीके से आपने किया हो याद, भले भूल गए हो। जैसे कि मुझे क्या है, संपूर्ण कंटेंट अभी हाल फिलहाल आप मेरे से भी पूछो, मुझे सभी नहीं होगा जीएसओ का याद, किसी को भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंड आपका समझदारी बन जाता है कि इस जीएस में ये है, इस जीएस में ये है, इसमें यह है। समझदारी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। चलिए, तो नोट्स देखना है रेगुलर, आप से बात कर सके, वो कांटेक्ट रख सके, जीएस इत्यादि है। देखिए फीस ज्यादा थी पहले इन लोगों का, इतना ज्यादा फीस, और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। मैंने फीस भी बहुत कम रखी हुई है। तो आप लोग जो अपना समय बचाना चाहते हैं और एक तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ 1 जून से बैच आने वाला है। आपको 80 क्लास में से लेकर के 90 क्लास में, 80 कम से कम, 90 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो 80 से 90 क्लास में आपको सिलेबस ये करवा दिया जाएगा। 2.5 से 3 घंटे की मेरी क्लास रहेगी। छुट्टी हो सकता है मैं इस बार नहीं दूं, छुट्टी मैं दूंगा नहीं। कभी यदि मुझे किसी दिन आवश्यक काम, अत्यंत आवश्यक आता है, वैसे मुझे आता कम है काम आवश्यक, यानी कि कम ही मैं कहीं जाता हूं, तो आपको, और ऑनलाइन है तो मैं कहीं से भी पढ़ा देता हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छुट्टी नहीं ही होगी। क्योंकि इस बार मेरे ऊपर विश्वास करके 7-8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो जून वाले बैच में ज्वाइन करेंगे, और हम पर विश्वास करके वो कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बेहतर ढंग से तैयारी कराऊं कि वो लोग नंबर ला सकें। देखिए, आपके पास समय नहीं है और यदि पैसा है तो बैच ज्वाइन आपको करना चाहिए, और यदि नहीं है तब आपको सेल्फ स्टडी का मार्ग में सुझा रहा हूं, यही मैं कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है ना। और जिनको ये है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तब ज्वाइन करेंगे, तो आप तब करिएगा, स्वागत है आपका। तब तक आप और कहीं भी कर सकते हैं कोचिंग, क्योंकि मुझे विश्वास है कि किसी के पास ऐसा नोट्स नहीं है जिससे आपको 300 प्लस नंबर मिल जाए। या तो आपको स्वयं बनाना पड़ेगा या मेरा है, बाकी नहीं है किसी का, क्योंकि सभी के नोट्स मेरे पास हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ, यही आपका मैं सहायता कर सकता हूँ, यही बता सकता हूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जो भी पूछेंगे वो भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। नोट्स बनाने के लिए बहुत सारा क्या करना पड़ता है, जैसे सामान्य ईसावास्यक मिश्र का मैं नोट्स भी शॉर्ट में यहाँ बता ही देता हूँ आपको, मैंने पैमाना बता ही दिया। नोट्स भी देख लीजिए आप, ईसावास्यक मिश्र का नोट्स बनाना है, इसकी आप 2-3 बुकें लीजिए, एक बुक में काम नहीं होगा। आप अच्छे से देख लीजिए, 2-3 बुक लीजिए, जरूरी नहीं है आपको खरीदना ही है। आपको यदि किसी से मांगने पर मिल रहा है, लाइब्रेरी मिल रहा है, तो वैसे ले लीजिए 3-4 बुक। इसको आप पढ़िए, अध्ययन करिए, समझिए, सोचिए कि जीएस के स्तर पर क्या इसका मतलब इस आज की समस्याओं को कैसे इससे निवारण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके लिखिए। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही आ जाएगी कि किसे चेक कराएंगे कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत साहित्य है, तो प्रॉब्लम आएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि ये सब समस्या आएगा। लेकिन फिर भी आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि स्वयं जानते हैं इतना कि आपको मालूम है कि आंसर राइटिंग कैसे सही होता है, कैसे परफेक्ट आंसर है, यदि आप इतना जानते हैं तो ये ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। और 2-3 बुक मंगा करके इसमें से चयन करिए, उसको अपना चिंतन करिए कि आप कैसे सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था। और तब आप निवारण करने को ये समझ जाएंगे कि इस प्रकार हमें इसका निवारण करना है समस्याओं को, या फिर यह इसका महत्व है, यह इसका अवधारणा है। जैसे ब्रह्म की अवधारणा क्या है, शांति पाठ क्या है, समत्व भाव क्या है, समन्वयवाद क्या है, भक्ति योग क्या है, विद्या का स्वरूप क्या है। इस प्रकार का गीता में भी आत्म स्वरूप क्या है, कर्मवाद क्या है, भक्ति योग क्या है, रटा हुआ है मुझे वैकल्पिक। ऐसे ही आपको रटा होना चाहिए। मुझे कम से कम मतलब बहुत सारे श्लोक रटे हुए हैं, मैं संख्या तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है कितना रटा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एकदम परफेक्ट तैयार होना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ध्यान रखिए, ये आपको करना पड़ेगा। 2-3 बुक लेकर के पढ़िए, एक अपना नोट्स बनाइए, पहले रफली नोट्स बनाइए, फिर उसका एक फाइन नोट्स बनाइए, उसको याद करिए। याद करने के बाद आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करने के बाद आप उसको याद रखिए एग्जाम तक। तो इस प्रकार आपको 8-10 स्टेप करना पड़ेगा। मेरे पास आएंगे तो मेरे पास आप सीधा पढ़िए और पढ़ करके याद करिए, आंसर राइटिंग करिए, 3 ही स्टेप बचता है।
7-8 स्टेप आपको यहाँ नहीं करना पड़ता है। क्यों? बुक भी नहीं लेना होती है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं बुक लेकर के पढ़ रहा हूँ, स्वयं नोट्स बना रहा हूँ, आपको बना करके दे रहा हूँ। मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ उसी का तो पैसा ले रहा हूँ, तो ये आपको करना पड़ेगा। यही मैं आपके लिए कर सकता था, यही मैं कर रहा हूँ, यही है। और बाकी आप जो भी चाहें पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए, आज मैंने आपको बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया होगा, आप समझ गए होंगे कि कहीं दुष्चक्र में नहीं फंसना है, अच्छे से समझ करके ज्वाइन करना है, परीक्षण करना है। कहा गया है कि दूध पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर, यानी कि शिक्षक को थोड़ा जानो आज के समय में, क्योंकि प्रत्येक जगह करप्शन व्याप्त है। और यदि करप्शन है वहां आपको बचना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कौन टीचर ईमानदार है कौन नहीं है। इसलिए देख करके ही ज्वाइन करिएगा। अभी देखिए मेरा अच्छे से, जिसको विश्वास हो वो 1 जून से पहले 25 मई से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सीट सीमित रहेगी, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं कर पाऊंगा। कारण यह है कि फिर पढ़ाने में प्रॉब्लम होगा या फिर उनका कॉल अटेंड करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं रेगुलर उनको सेवा देता हूँ, क्योंकि पैसे लेता हूँ तो ईमानदारी से सेवा भी देता हूँ। चलिए, आज इतना ही रखेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम।